अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नल मैट्रिक्स। तो लिखो पहले नल मैट्रिक्स। A matrix whose all elements must be zero. That is Aij is equals to zero. क्लियर? यहाँ पे Aij क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पहली बात, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि कहीं भी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट यह बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और आगे भी आपको मैट्रिक्स में जो भी पढ़ना है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ना है। लेकिन नल वो पढ़ते पढ़ते स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिमाग में बच्चों को बैठ जाता है कि जो नल मैट्रिक्स है वो भी हमारा जो है वो स्क्वायरी मैट्रिक्स होगा। ऐसा कुछ नहीं है। नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा, रो मैट्रिक्स भी हो जाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी नल मैट्रिक्स को इन जनरल जीरो, इन जनरल कैसे? ओ से या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स। अच्छा, थोड़ा सा चीज यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बातें क्या है कि जैसे मान लो कि मेरा एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, एक्स वाई जेड जीरो, अगर ये है, ठीक है, और अगर ए इक्वल्स टू जीरो लिख दिया, ए क्या है? 2/2 मैट्रिक्स। एकदम दिमाग में बैठे रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। अब ए अगर मैट्रिक्स है और ये एक्स वाई जेड जीरो है और ए इज इक्वल टू जीरो लिख रखा है, तो ये है क्या बेटा? ये क्या है? मैट्रिक्स। और ये क्या है? नंबर। ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं हम लोग, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। यहां पे सोच क्या है कि एक मैट्रिक्स को हमेशा किससे इक्वल कर सकते हैं? मैट्रिक्स से ही। मतलब जीरो का मतलब क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स कितना बाई कितना का होगा? अगर ये 2/2 का है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2/2 का हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा? एक्स वाई जेड जीरो और 0 0 0 0। क्लियर है? अच्छा, अब ये इक्वल करना है, मतलब अब कहीं भी मिलेगा तो आप समझ जाओगे ना कि अगर मैट्रिक्स को कोई ऑपरेशनल जीरो कर रहे हैं तो वो जीरो ना होके उस मैट्रिक्स का सारा ऑपरेशन एक मैट्रिक्स देगा, और वो मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? वो जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। कोई डाउट? आगे बढ़ें? अच्छा ठीक है, चलो यहां तक पढ़ने के बाद पहले इसको लिख लो थोड़ा। तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे बेटा? यहां पर देखेंगे क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लिया ए है तो 0 0 0, ठीक है, कॉमा तो नहीं लगाएंगे, वो तो डायगोनल में लगाते हैं। ये हो गया। बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, क्लियर। और सी इज इक्वल टू, मान लिया स्क्वायर में भी ले लेते हैं 0 0 0। तो ऑल दीज आर नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए ये तीनों कर दिया क्योंकि ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होने की जरूरत है, नल मैट्रिक्स कैसे भी होगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब लिखो, हेडिंग दे दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
क्या है हमारा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले ध्यान से सुनो, पहले मेरी बातें, ऐसे ही नहीं लिखना है। हाँ, ये क्या होगा बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा? पहला तो होगा क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। आई क्या है? ग्रेटर देन जे है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अच्छा, आई इज ग्रेटर देन जे है, इसका मतलब क्या हुआ पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, और इसको पहले 3/3 के ही टर्म में रखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, आई और जे का कॉम्बिनेशन है, इसका एक एक पोजीशन, ये तो पक्का पता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये ठीक है, तो ये तो डायगोनल हो गया। अच्छा, इसके इस साइड आई इज लेस देन जे है क्या? या आई इज लेस देन जे? पक्का? कैसे? यहां पे क्या हो जाएगा? ये 2 3, 2 लेस देन 3 है, यानी आई इज लेस देन जे। अच्छा, ये 1 3, तो आई इज लेस देन जे। ये क्या है? आई लेस देन। यहां तक समझ में आया? मतलब क्या है कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट रखा गया है तो ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गया, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यहां पे जो पोर्शन है, ये क्या है? आई इज लेस देन जे। आई इज लेस देन जे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो पोजीशन है, ये क्या है? आई इज ग्रेटर देन जे। अब हमारा जीरो कहां होना चाहिए? डायगोनल से नीचे वाले पोर्शन पे। तो अगर मुझे कोई ए लिखना हो, ठीक है, कोई मैट्रिक्स, और 3/3 का हो, मान लिया 3/3 का हो, तो कहां पे 0 0 कंपलसरी है? एक तो यहां, एक यहां, और एक यहां। बाकी जगहों पे कोई कंपलसरी है क्या? नहीं है। नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका ये नहीं है कि उसको होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इधर इधर लिख भी दूं 0 तो उससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है कि यहां पे भाई 0 होना ही चाहिए। बात समझ में आ गया? तो अब इसको 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारा। क्लियर? बातें समझ में आ गई? इसको पहले लिख लो, उसके बाद इसके बारे में नोट्स लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली क्या बातें हैं, थोड़ा सा ये समझ लेना है। इसमें याद रखने वाली बातें क्या है ये समझना है। नोट, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब ध्यान से सुनो, क्या है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस? अब ध्यान से सुनो पहले बात मेरी, उसके बाद समझना। अगर मेरे पास n/n मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। हाँ, अच्छा ठीक है, तो n स्क्वायर में ध्यान से सुनते रहना मेरी बातें, ये एलिमेंट कितना होगा? कितना ऑर्डर होगा? n।
तो मेरा या तो इधर वाला जीरो होगा या तो ऊपर वाला जीरो होगा, दो बराबर बराबर ही होगा, जितना ऊपर है उतना इतना है। तो मेरे दोनों को मिला के लिखने का क्या है तरीका? क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एन स्क्वायर माइनस एन है, मतलब मेन डायगोनल से ऊपर और मेन डायगोनल से नीचे दोनों एलिमेंट को मिलाने के बाद एन स्क्वायर माइनस एन आ गया मेरा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, एन स्क्वायर माइनस एन हो गया। तो अब दोनों में से एक को लिखना है, तो क्या डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं क्या? हाँ, और इतना ही जीरो तो आना चाहिए, ये एकदम पक्का क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये पहला। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो जाएगा जी? अरे तो मैक्सिमम एंट्रीज कितना हो जाएगा? तो पहले तो भैया इतना ही ना होगा, हाँ, एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन, ध्यान से सुनते रहना, डिवाइडेड बाई 2, ये तो इसका हो गया एंट्री, पक्का, हाँ। फिर इसका डायगोनल का प्लस एन, बोलो हाँ, किसका, डायगोनल का, और इसका टोटल एंट्रीज क्या है, एक, कौन सा, जीरो। बस समझ में आ गया, कैलकुलेशन कर लोगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, ये 2n हो गया, 2n में से n चला जाएगा, n बचेगा, प्लस n बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा मेथड ऐसे भी सोच सकते हो, देखो देखो देखो, पहले देखो इधर, ये देखो दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, पहले ये देखो, मान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज है, ठीक है, तो टोटल कितना है, अरे टोटल एंट्रीज तो एन स्क्वायर है ना जी, हैं, और उसमें से जीरो वाला घटा दिया, क्योंकि इतना ही एंट्रीज डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता, बाकी तो सब जगह डिस्टिंक्ट हो ही सकता है अलग अलग, क्या, तो मैंने क्या घटाया, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, बोलो हाँ या ना, और इस डिस्टिंक्ट एंट्रीज की जगह पे क्या है, एक जीरो है, प्लस 1 जीरो वाला एंट्रीज, टोटल ये भी कैलकुलेशन करोगे तो वही आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस 1, या ऐसे भी याद रख सकते हो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 बाई 2। अब याद रखने का तरीका तुम्हारा है, तुमको जैसे याद रहे, कोई दिक्कत, लिख लो। अब हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो देखे हैं, अब इसी तरीके से हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। अगर इसमें सारा पिक्चर क्लियर है तो वो बिल्कुल सही सही समझ में आएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, लोअर वाला सारा क्या होता है, जीरो होता है, जिसमें हमने क्या लिखा था, I इज ग्रेटर देन J। अब इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे,
ए आई जे इज इक्वल टू, बोलो, 0 वेयर आई, सॉरी, आई लेस देन। अच्छा, अब याद रखना और कंफ्यूजन में थोड़ा सा मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो याद होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे। बेटा आई जे है और इसको 0 होना है, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो दिमाग में बैठ गया, ठीक है। आई और जे में जो रिलेशन है वही जो तुमको स्पेसिफाई करना है। लोअर का मतलब क्या हो गया, आई लोअर जे बड़ा, ठीक है। अपर का मतलब, अब कुछ याद रहेगा, ठीक है। अब तो इसी बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और ए आई जे इज इक्वल टू 0, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है, चलो मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स लेने के बाद फिर 3/3 का ही लिया, ठीक है, 3/3 का। तो डायगोनल ये है, तो सारा i इज लेस देन j ये होगा, तो यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 0। बाकी सारे जगह पे क्या होगा, नंबर्स स्पेसिफाई कर दो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अच्छा, यहां पे ऐसे करने के बाद से यहां पर भी सेम आएगा, नोट नोट 1, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या होना चाहिए, फिर से वही हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। याद हो जाएगा, कैसे आया वो पिछले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने बता रखा था, यहीं पर है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, अब यहां से हम लोग देखेंगे सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, इसके बाद से लिख लो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। चलो अच्छा, ठीक है, इक्वल करना है दो मैट्रिसेस को, तो मान लिया कि कैसे होगा ये दो मैट्रिसेस इक्वल, तो फर्स्ट फर्स्ट है ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम का मतलब है कि अगर a बराबर b दो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, a बराबर b अगर दो मैट्रिक्स दे रखा है, तो पक्के से a का जो ऑर्डर होगा, जो भी ऑर्डर हो, a का जो भी ऑर्डर होगा, जैसे 2/3 होगा या 3/2 होगा या 3/3 होगा, अगर जो भी ऑर्डर होगा तो दोनों का सेम होना चाहिए ऑर्डर, पहला तो होगा ये, एंड दूसरा each element of corresponding position, corresponding
पोजीशन विल बी सेम। एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जैसे एक में 2 3 पोजीशन पे जो बैठा है वैसा ही एलिमेंट उसमें बी में 2 3 पे बैठा होना चाहिए, मतलब सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, चीजें समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको ऐसे देखेंगे। जैसे मान लिया कि ए बराबर बी है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, और मेरे पास 2x 3y -1 0 है इज इक्वल टू, ये ए है और इसी की जगह पे मैंने एक बराबर कर लिया z 3t 1 -1 0, और मैंने क्या लिख रखा है कि फाइंड x y z एंड t। अच्छा देखो, इक्वल मैट्रिक्स है तो पक्के से ये 2/3 होगा और ये भी 2/3 होगा। अगर इधर 2/2 होता और 2/3 होता तब तो सेम होता ही नहीं वो कभी भी। अब क्या देख रखते हैं कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होगा। तो ये किसके बराबर है? जेड के बराबर। तो जेड बराबर क्या हो गया? 2। फिर एक्स के बराबर कौन है? 3, तो x बराबर 3। फिर t के बराबर कौन है? 3, तो t बराबर 3। y के बराबर कौन है? 1, तो y बराबर 1। बस सिंपल। ये बातें समझ में आ गई इक्वल मैट्रिक्स का। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स का जब समझ में आ गया तो थोड़ा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, इफ x minus y 2x plus z 2x minus y 3z plus is equals to -1 5 0 13। फाइंड x y z w। फाइंड x y z w, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है सीबीएसई का। और कितना सिंपल क्वेश्चन है ये समझ लो। क्लियर है? बन जाएगा। चलो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब ये किसके बराबर हो गया? ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? अब यहां पर भी देख लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और फिर 3z प्लस इज इक्वल टू 13। क्लियर है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स यहां से सॉल्व कर लेंगे, या तो ऐसे कर लेंगे या हम लोग y बराबर 2x लिख लेंगे। यहां से ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? या तो इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटाया तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही कर लो, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसल आउट, यहां पे कितना हो जाएगा जी? -x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x इक्वल टू 1 रखा यहां पे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इन दोनों में से किसी में रखा तो
और x बराबर 1 आया तो यहां पे 1 रखा, तो 1 रखा और 2 उधर चला जाएगा तो z बराबर 3 आ गया, और z बराबर 3 यहां रखा तो ये हो गया 9, 4 आ जाएगा। पक्का ये समझ में आ गया? फिर से एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी फटाक से बनना चाहिए। क्वेश्चन, फाइंड x, y, z and a which satisfy the matrix equation x plus 3, 2y plus x, z minus 1, 4a minus 6 is equals to 0 minus 7, 3, 2a। चलिए बनाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। क्लियर? अब x इक्वल टू -3 है तो यहां पे 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -7, यहां से -3 रख दिया तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -7, यानी 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, और y इज इक्वल टू -2, ये हो गया। फिर इसे और इसे, तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, और फिर इसे 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, तो 2a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 3, ये हो गया फाइन। क्लियर है? पहले इसको लिख लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स Aij दिस। अब ऐसे देख लेते हैं हम लोग, पहले इसे एक एक करके देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है हमारा? 3/2, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम। 3 रोज का मतलब हो गया 1, 2, 3, और ये हमारा 2 कॉलम। ठीक है, ये पोजीशन है हमारा। तो पहला एलिमेंट जो हमारा देखा है वो 1 1 है, तो A11 का क्या पोजीशन होगा? E माइनस आई, आई, तो आई की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? आई की जगह पे 1 लिखेंगे, यानी x, और cos 5/2 1 लिखना है, और j की जगह पे भी 1 लिखना है, तो प्लस x, और π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस e माइनस x साइन x। क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे A12, तो फिर से e माइनस x कॉस, और i की जगह पे वही π/2, और j की जगह पे आ जाएगा 2x। तो जैसे ही 2x आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये π/2, तो माइनस e⁻−x कॉस बोल रहा हूं मैं, साइन। फिर से नीचे आ गए तो A21, ये हमारा पोजीशन A21 है, और ये हमारा पोजीशन A22 है। तो A21 के लिए i की जगह पे 2, e−2x कॉस, i की जगह पे 2 रखा तो ये हो गया पाई,
यहाँ पे 2 रखा, 2 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया पाई प्लस एक्स। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस लग जाता है, यानी माइनस ई माइनस 2x कॉस एक्स। फिर a टू टू ई माइनस 2x कॉस, फिर 2 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस पाई प्लस 2x, फिर से माइनस ई माइनस 2x कॉस 2x। हाँ जी, फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से a 3 1, ये 3 1 है तो 3 1, तो e और 3 1 है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर ले ताकि दिखता रहे आप लोग को। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे i की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो -3x कॉस, अच्छा ये हो जाएगा 3 पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब cos 3 पाई/2 प्लस एक्स है, तो cos 3 पाई/2 प्लस एक्स है, तो ये जाएगा किस में, तो हम लोग लिख लेंगे -e−3x, और 3 पाई/2 से चेंज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स। फिर a32, तो e⁻−3x cos 3 पाई/2 प्लस 2x। अब हमारा आ जाएगा -e⁻−3x साइन 2x। तो दिक्कत यहां तक, कहां पर प्लस होगा, 3 पाई/2 प्लस एक्स, कैसे, हाँ कॉस से जा रहा है, चलो आ जाते हैं, 3 पाई/2 और यहां से यहां पे आ जा रहा है कॉस में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कॉस से जा रहा है और ये साइन होगा, बिल्कुल सही बोला। चलो ठीक है, अब सही हो गया, अब लिखना स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें, अब लिखो इसको, -e−x साइन एक्स -e−x साइन 2x -e−2x कॉस x -e−2x कॉस 2x, फिर e⁻−3x साइन x और e⁻−3x साइन 2x। क्लियर है, क्लियर, चलो अब यहां तक समझ में आ गया। तब अब समझो, यहां तक अगर समझ में आया सब लोगों को, तो हमने कुछ होमवर्क दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं, ये बना देता हूं मैं, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए मैट्रिक्स हैज अ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब ध्यान से सुनो पहले मेरी बातें, इसे लिखना बाद में, पहले समझ तो लो। हमारे पास 12 एलिमेंट हैं, ठीक है, 12 एलिमेंट है। अब 12 एलिमेंट में मैं कौन सा मैट्रिक्स बना सकता हूं, तो पहले तो एक रो मैट्रिक्स बना सकता हूं, कौन सा, तो एक रोज हो जाए और 12 ऐसे, ये हमारा रो मैट्रिक्स, ये ऑर्डर हो जाएगा एक मैट्रिक्स का। अच्छा एक रो मैट्रिक्स बनाया तो कॉलम मैट्रिक्स भी बना सकता हूं, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 12 × 1, जैसे इसको बनाना है तो ऐसे टाइप का बनेगा, ऐसे टाइप का 12 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये 12 × 1। और इसको कैसे बनाना होगा, ऐसे करके, ठीक है,
ये ऐसे 1 × 12, ये तो काम खत्म हो गया। अब ये समझ में आ रहा है, तो फिर आगे और बढ़ते हैं। फिर क्या हम लोग इसे 2 × अब इसको 1 की जगह पे 2 ले लिया, 2 × 6 और 6 × 2 कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी बन सकता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 3 × 4, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 4 × 3 और बन सकता है क्या? और फैक्टर करो, जल्दी से बताओ। नहीं, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3, अब जैसे ही 4 आएगा वो क्या हो जाएगा, ये रिपीट करने लगेगा। करके देखो, बात समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो। चलिए, अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा होमवर्क देने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो के पूरे लेक्चर्स को देखे हैं तो आप इस सारे क्वेश्चंस को, मैंने आंसर यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मैंने आंसर यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देखिए। इस क्वेश्चन का एक आंसर यहाँ पे है और फिर ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ताकि आपको खोजना ना पड़े, ताकि आपको फील आए कि नहीं मैं बना रहा हूँ, सही बना रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ये बनाना है आपको। फिर एक और स्लाइड मैंने दे रखा है आपके लिए, ये है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, तो इससे आंसर यहाँ पर दे रखा है मैंने, और इसके सारे आंसर हमने यहाँ पे दे रखा है। आराम से आप इसे बनाइए और सॉल्व कीजिए। क्लियर है?